ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो हम जो गायनोकोलॉजी यानी कि सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर गायनोकोलॉजी में कल जो है अपन ने डिजीज़ ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेट्राइटिस जो है वो पढ़ा था, पायोमेट्रा पढ़ा था, इन दोनों का डिफरेंस पढ़ा था। आज जो है प्रेगनेंसी और पायोमेट्रा में डिफरेंस भी हमने पढ़ा था। आज जो है हम आज का जो टॉपिक है वो है मम्मीफिकेशन ऑफ द फीटस। मम्मीफिकेशन तो वैसे तो हंसने वाली बात भी है, आजकल घरों में मम्मी है ना, और मम्मी कहते हैं डेड और ड्राई को। ध्यान से देखना जरा क्या बोलते हो। वैसे मम्मी कहते हैं तो वो तो मरी हुई और ड्राई हो ही गई, और उधर से डेड कहते हैं, पापा को डेड कहते हैं ना कि अभी तो ही मरी हुई है। तो ये भाषाएं आजकल देखो, माँ बाप के लिए जो माँ एक शब्द है वो है कि अपने आप में कितना रिस्पेक्टेबल शब्द है मम्मी। अब ये नए शब्द लेके आए हैं। अब ये मम्मी का मतलब होता है डेड एंड ड्राई, सूखा हो यानी कि इन्फेक्शन नहीं होना और ड्राई हो जाना। तो ये इसका मतलब, और फीटस का मतलब काफ है। तो मम्मीफिकेशन ऑफ फीटस यानी कि सूखा, यानी कि उसमें कोई इन्फेक्शन का ना होना, और जो उसका जो है लिक्विड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ड्राई है इसीलिए वो ड्राई हो गया, और डेड हो जाता है फीटस, इसलिए इसको मम्मीफिकेशन ऑफ फीटस कहते हैं। परिभाषा: बच्चे का शुष्कोष, मम्मीफिकेशन एक वह क्रिया है जिससे बच्चा गर्भकाल के पूरे समय तक जिंदा नहीं रहता, गर्भकाल की मध्य अवस्था अथवा अंतिम महीनों में मर जाता है। तो ये मम्मीफिकेशन की परिभाषा। इस रोग में, अब अंडरलाइन इसको करना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो डिजीज़ में डिफरेंस करने के लिए। इसके अंदर क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम जो है वो रिग्रेस हो जाता है, नहीं होता, सॉरी, सीएल सिकुड़ता नहीं है, इसमें बना रहता है, इसलिए गर्भपात भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहता है। बच्चा निसंक्रमण अवस्था में ही गर्भाशय में पड़ा रहता है। अब इसको नोट करें, सीएल बनी रहती है, रिग्रेस उसका नहीं होता, सिकुड़ती नहीं है सीएल, लेकिन माँ व फीटस का जुड़ाव अलग हो जाता है। होने के कारण मृत फीटस का फीटल मेम्ब्रेन का फ्लूइड जो है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है तथा फीटस मर जाता है तथा उसका आकार छोटा हो जाता है। अब ये मम्मीफिकेशन जो है वो भी दो प्रकार का है। एक तो है हेमेटिक मम्मीफिकेशन, हेमेटिक ब्लड वाला, जिसमें खून आता है, जिसमें हेमेटिक का मतलब तो यही होता है। इसमें चॉकलेट जैसा तरल पदार्थ गर्भाशय व प्लेसेंटा के बीच में जमा हो जाता है। गर्भाशय और अपरा के बीच में वहाँ पे आपको ब्लड मिलेगा, जमा हुआ चॉकलेट जैसा तरल पदार्थ। यह गर्भकाल के अंतिम महीनों में प्राय होता है तथा उस समय बच्चे में हड्डियों का पूर्ण निर्माण हो चुका होता है। अतः बच्चे का फीटस फ्लूइड पुनः अवशोषित हो जाता है, लेकिन मरा हुआ बच्चा तथा सिकुड़ा हुआ बच्चा गर्भाशय में ही पड़ा रहता है। यह मुख्य रूप से अप्रभावी घातक जीन, यानी कि अंडरलाइन करना इसको, रिसेसिव लिथल जीन, लिथल कहते हैं घातक को, जो नुकसान पहुंचाने वाला हो, जीन के कारण प्राय गायों में देखा गया। दूसरा है प्यूपिरेसियस। इसमें फीटस व प्लेसेंटा का फ्लूइड पूर्ण रूप से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, फीटस पूरी तरह से सिकुड़ जाता है तथा फीटस सूख कर चमड़े की, अंडरलाइन करना, चमड़े की तरह का हो जाता है। इस प्रकार का मम्मीफिकेशन प्राय घोड़ी, कुतिया और बिल्ली आदि में अधिक होता है। बस इसमें इतना ही फर्क है कि इसमें सिकुड़ के चमड़े जैसा फीटस जो है वो हो जाता है, और उसमें ये जो तरल पदार्थ गर्भाशय में चॉकलेट जैसा और प्लेसेंटा के बीच में पाया जाता है। कारण इसका यह आनुवंशिकी रोग है तथा अप्रभावी जीन की समयुग्मज स्थिति के कारण से होता है, लिंकेज। यह प्राय 3 से 8 माह के गर्भकाल में होता है। डायग्नोसिस: कभी कभी
नियमित गर्भ परीक्षण के दौरान अकस्मात पता चलता है, जब आप पीडी करते हो, जब प्रसव की अनुमानित तिथि आ जाती है तथा उसके बाद भी प्रसव नहीं होता तथा प्रेगनेंसी के लक्षण विलोपित होने लग जाते हैं, तो रेक्टल परीक्षण दौरान इसका पता लगता है कि मृत छोटे आकार का बच्चा गर्भाशय में पड़ा हुआ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और फील्ड में इसका कई बार जो है वो देखने को ये पोजीशनें मिली हैं। दोनों तरह की ममीफिकेशन और मैसीरेशन, दोनों ही तरह की फील्ड के अंदर कंडीशनें आई सामने। गर्भाशय में रेक्टल परीक्षण के दौरान निम्न बातें महसूस होती है। फीटस व प्लेसेंटल फ्लूइड महसूस नहीं होता, तो ऑब्जर्व हो जाता है। बच्चा आकार में छोटा व सिकुड़ा हुआ महसूस होता है। अब ये तीसरा कारण है जो मिलता है वो है पहचानने के लिए। यूटेराइन आर्टरी पतली छोटी महसूस होती है, लेकिन फ्री मीटस पल्स नहीं आती। फ्री मीटस मैंने ये आपको पढ़ाया था। फ्री मीटस जो है वो ये आर्टरी, उस आर्टरी की थ्रिल कहते हैं जिसको, या जो है पल्स कहते हैं। पल्स जो है वो, जैसे हम बाहर आर्टरी की पल्स जो है वो नापते हैं, इसी तरह की पल्स अंदर जो है वो, जब हम पेल्विक गर्डल में, पेल्विक रिम पे राइट साइड में हाथ को घुमाते हैं, तो वहाँ ये यूट्राइन आर्टरी जो है महसूस होती है। उसके अंदर ये फ्री मीटस पल्स जो है वो नहीं आती। और थ्रिल तो फिर आनी क्या है, क्योंकि थ्रिल और ये जो आपने पहले लेक्चर में जो है लेसन में पढ़ रखा है, ओवरी पर कार्पस ल्यूटियम महसूस होता है, क्योंकि ये रहता है, रिग्रेस नहीं होता। वेजाइनल सील तथा इसमें अर्थात नॉर्मल लगी रहती है, वो नहीं, सर्विक्स नहीं खुलती। रेक्टल परीक्षण के दौरान कोटिलिडन्स महसूस नहीं होते, तो ये तो कहाँ से महसूस होंगे। रीऑब्जर्व भी हो गया सारा वहाँ जो था उसमें। ट्रीटमेंट, इस प्रकार के रोग का उपचार 2 तरीकों से किया जाता है। वेजाइना के रास्ते मृत पशु को बाहर निकालना, ये ही मैंने फील्ड के अंदर काम में लिया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इसका, गुड ट्रीटमेंट। इसके लिए इंजेक्शन 25 मिलीग्राम प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा इंट्रामस्कुलर लगावें, ताकि इससे CL जो है वो रिग्रेस हो जाएगी, जो अभी मेंटेन है वो रिग्रेस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो मिलना ख़त्म हो जाएगा, एस्ट्रोजन हल्का सा उसमें बढ़ोतरी आएगी और इसलिए सर्विक्स जो है वो खुल जाएगी। बच्चा 3 दिन के अंदर ही बिल्कुल ठीक है। ये तीसरे दिन जो बच्चा उसमें बाहर आ गया। सिजेरियन द्वारा पेट को काटा जाता है और फिर जो है अंदर यूट्रस में बच्चे को देख करके और उसको भी जो चीरा लगा करके बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उसमें सुचर वगैरह कर दिए जाते हैं, पूरी तरह से केयरफुली उसमें मेडिसिन वगैरह डाल करके। इस विधि से हिस्टेरेक्टोमी की जाकर बच्चे को बाहर निकाला। हिस्टेरेक्टोमी तो अलग चीज़ होती है। हिस्टेरेक्टोमी नहीं, हिस्टेरेक्टोमी तो कहते हैं कि हिस्टेरेक्टोमी है यूट्रस को बाहर निकालना, कंप्लीट उसको बाहर निकाल देने को हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। ये तो सिजेरियन सेक्शन कहलाता है। इस विधि के बाद पशु के गर्भाशय में एडिजन होने की संभावना रहती है, जिससे मादा पशु में बांझपन आ जाता है। तो इससे जो है वो पहला ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट और वो हो जाता है। इसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत कम रेयर केसेज में सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। अन्य सावधानियाँ, कभी कभी बच्चा प्रथम प्रकार के उपचार में वेजाइना तक आ जाता है लेकिन बाहर नहीं आता है, वेजाइना में हाथ डालकर देखना चाहिए। इसमें बच्चा गर्भाशय में स्ट्राइल वातावरण में होता है, निसंक्रमित होता है। प्रथम प्रकार के उपचार में एंटीबायोटिक देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं आवश्यकता पड़ती। पशु को विटामिन ए, फास्फोरस, सेलेनियम आदि दिया जा सकता है। ये था मम्मीफिकेशन। अब है नेक्स्ट वन इज द बच्चे का मसरीकरण यानी कि मैसीरेशन ऑफ फीटस। अब इसमें और उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसके अंदर इन्फेक्शन होगा, बच्चे में इन्फेक्टेड हो जाएगा और वो गल जाएगा बच्चा। पहला वाला बच्चा देखिए ऊपर लिखा हुआ है स्टेराइल संक्रमण रहता है और उस पर CL बनी रहती है। अब इसमें
इसमें CL रिग्रेस हो जाती है। ये ध्यान देने वाली बात है, दोनों में अंतर जो है वो। परिभाषा, इस रोग में बच्चा माँ के पेट में जीवाणु अथवा विषाणुओं के संक्रमण से गर्भकाल के अंतिम 3 माह की आयु में मर जाता है तथा फीटस का जीवाणुओं द्वारा बच्चे का पाचन, माइक्रोबियल डाइजेशन करने से सड़ने लगता है। लेकिन इस रोग में CL जो है वो रिग्रेस हो जाता है तथा सड़ा हुआ बदबूदार तरल पदार्थ वल्वा द्वारा बाहर आता है। क्योंकि CL रिग्रेस होगी तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना बंद हो गया, तो अब जो है वो हार्मोन दूसरा एस्ट्रोजन जो बढ़ेगा तो ये जो खुल जाएगी वल्वा द्वारा, इसीलिए सर्विक्स खुल गई तो वल्वा द्वारा बदबूदार जो है वो तरल पदार्थ बाहर आना शुरू हो जाएगा। इटियोलॉजी, कारण, मुख्य रूप से जीवाणु विषाणुओं के संक्रमण के कारण ये रोग होता है। उदाहरण में स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकाई, साल्मोनेला और ई कोलाई प्रमुख हैं। इसमें लक्षण जो है वो ये निम्न आएंगे। पशु प्रसव की भांति का जोर बार बार कई दिनों तक लगाता रहता है, बदबूदार लाल भूरा स्राव वल्वा से गिरता है, भूख कम लगती है, दूध उत्पादन में कमी आ जाती है, कभी कभी दस्त हो जाते हैं और पल्स व बुखार बढ़ जाता है। डायग्नोसिस, लक्षणों के आधार पर डायग्नोस करते हैं। रेक्टल परीक्षण पर फूला हुआ मृत फीटस, ये बिल्कुल सही जो है वो लिखा हुआ है, क्योंकि ये एम्फाइसीमेटस फीटस हो जाता है। एम्फाइसीमेटस का मतलब होता है उसमें हवा भर जाती है, उस फीटस में, मरे हुए बच्चे में हवा भर गई। तो अब जब रेक्टल परीक्षण करते हैं और उसको दबाते हैं तो उसके अंदर चर चर की आवाज़ आती है। बिल्कुल सही लिखा हुआ, क्योंकि फूला हुआ है मृत फीटस, तो जब आप दबाओगे तो चर चर की आवाज़ आती है क्योंकि हवा भर गई उसमें। तो इसको एम्फाइसीमेटस फीटस भी कहते हैं, एम्फाइसीमेटस ऑफ फीटस कहते हैं, या एम्फाइसीमा ऑफ फीटस कहते हैं, एक ही बात है। इसमें हवा भर जाती है, बस इसको आप याद कर लें कि बच्चे में ये भी लिख दोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है ये एम्फाइसीमा लिखो। ट्रीटमेंट, इंजेक्शन PGF2 अल्फा 25 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर, सेम जो पहले दिया है। वेजाइना द्वारा गर्भाशय में सभी सावधानियां रखते हुए हाथ डालकर सड़े गले मृत बच्चे को बाहर निकालना। तो ये तो आप स्लीव पहनेंगे तभी निकालेंगे, ग्लोव्स पहनेंगे, स्लीव पहनेंगे, बहुत बुरी हालत होती है इसमें। ये मैंने केस हैंडल किया हुआ है। बदबू आती है तो आपको मास्क भी पहनना बहुत ज़रूरी है, और मास्क पे भी कुछ इस तरह का ऐसी चीज़ लगाना ज़रूरी है जिससे बदबू नहीं आए नाक में। हाथों पे पहले आप ग्लोव चढ़ाएं, फिर स्लीव चढ़ाएं, और फिर ऐसे बच्चे को हाथ जो है वो डालें, लगाएं। गर्भाशय में बच्चा को निकालने के बाद में फ्यूरिया जो है वो पिसरीज रखें, बोलस रखें 4, ये भी 4-5 दिन तक रखनी होती है। कई बार तो ये 4 सुबह 2 शाम को भी मैंने तो रख के देखे तो अच्छे रिजल्ट आए हैं। 5 दिन तक निम्न दवा दें। एंटीबायोटिक वो तो देनी ही है, और दूसरा उसमें एक्बोलिक्स, पारोस बाई माउथ, एक्बोलिक जो यूट्राइन कंट्रक्शन को बढ़ाते हैं, एक्बोलिक यूट्रस के अंदर जो है उसको एवेक्यूएट करने के लिए, खाली करने के लिए। सावधानी रखें, अन्यथा इस रोग से पशु बांझ भी हो सकता है, और ख़ुद को भी सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन है अंदर, और आपके भी हाथों से आपको भी ये इन्फेक्शन, आपको भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो आज ये हमने 2 डिजीज़ पढ़ी, ये 2 ही काफ़ी हैं आज। तो इसमें हमने पहला जो है मम्मीफिकेशन और दूसरा मैसीरेशन ऑफ द फीटस पढ़ा। इन दोनों में डिफरेंस पढ़ा। इनको दोनों को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, और 100% आएंगे ये एग्ज़ाम में। इनको अच्छी तरह से याद करें। थैंक यू भाई।